हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग अनुसूचियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुसूचियां, शेड्यूल। शेड्यूल के बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारी प्रस्तावना, प्रियम्बल। इसके बाद जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हमारा पहला भाग संविधान का, जिसमें संघ और उसके राज्य हमारे द्वारा पढ़े जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता। उसके बाद भाग 3। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का मूल कर्तव्य। ये सभी चीजें हम लोग लगातार एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो आज हम शेड्यूल की बात करेंगे। शेड्यूल मतलब अनुसूचियां। अनुसूचियों की बात करेंगे तो हमारी मूल रूप से मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे द्वारा जोड़ी गई हैं। इस समय समय पर हमारे संविधान में संशोधन होते रहते हैं और संशोधन के माध्यम से अलग अलग चीजों को हम हमारी आवश्यकता के अनुसार जोड़ते रहते हैं। तो हम 12 अनुसूचियों की बात करेंगे। पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में संघ एवं उसकी सीमाएं तथा राज्य एवं उनके क्षेत्र, इसका वर्णन किया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो राज्य होंगे, हमारे जो संघ होंगे, तो कितने राज्य हैं और कितने संघ हैं हमारे भारत में, कितने राज्यों और संघों में बटा हुआ है, वो सभी चीजें उसकी सूची कहाँ मिलेगी? हमें पहली अनुसूची में मिल जाएगी। अगर इसकी बात करें तो हमारे संघ शासित प्रदेश 9 हैं और राज्यों की संख्या 28 है। इस प्रकार कुल मिलाकर 30 कितने हो गए? ऐसे ही है 37 हो गए। दूसरी अनुसूची की बात करें, इसमें वेतन एवं भत्तों का प्रावधान किया गया है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ, उसके बाद हुआ क्या था? वेतन और भत्ते भी देने थे हमें अधिकारियों को, प्रधानमंत्री और उन सभी का। जब उस समय वेतन भत्ते लागू किए गए, साथ में ये लिख दिया गया समय समय पर हमारी संसद इसके लिए कानून बनाएगी। इसीलिए संसद और राज्य सरकारें अपने अपने सदस्यों के लिए, अपने विधायकों सांसदों के लिए अलग अलग वेतन भत्ते निर्धारित करते जाते हैं। राज्य स्तर पर विधानसभा उसका निर्धारित करती है, जबकि केंद्र स्तर पर हमारी संसद वेतन एवं भत्तों को निर्धारित करती है। तीसरी अनुसूची की बात करें, तीसरी अनुसूची, तो इसमें शपथ का प्रावधान है। जितने भी सदस्य बनते हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों, राज्यसभा के सदस्य हों, विधानसभा के सदस्य हों, वो सभी सदस्य एक शपथ लेते हैं। वो शपथ क्या होती है? गोपनीयता की शपथ होती है। साथ में ये भी होती है कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा और संविधान का पालन करूंगा। ये सभी शपथ सभी सदस्य लेते हैं। चौथी अनुसूची की बात करें
चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है कि किस राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें प्राप्त होंगी, और हमारे मध्य प्रदेश को जो सीटें प्राप्त हुई हैं वो 11 हैं। कितनी हैं? 11 हैं। और बाकी अगर बात करें तो हमारे कुल सीटें 250 हो सकती हैं अधिकतम राज्यसभा की, और भरी कितनी जाती है? अभी वर्तमान में 245 सीटें भरी जाती है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है कि राज्यसभा की सीटें किसमें कितनी होंगी, किस राज्य में कितनी होंगी, ये किया गया है। चलिए, उसके बाद हमारी पांचवी अनुसूची आती है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। उपबंध किए गए हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आप जानते हैं, उन दोनों, अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी और अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी। इन दोनों की फुल फॉर्म की बात करें तो इसके फुल फॉर्म होती है शेड्यूल्ड कास्ट। क्या होती है? शेड्यूल्ड कास्ट। और इसकी होती है शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या होती है? शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर इनको हम लिखें कि शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब, कई बार हमें इनकी फुल फॉर्म ही नहीं पता होता, कई सारे बच्चों को नहीं पता होता, बहुत सारे लोगों को। यस। और हमारी जब वैकेंसी आती है, जैसे आप लोग वैकेंसी आती है आपके लिए, तो उसमें 4 कैटेगरी आती हैं। इसमें आता है यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, मुख्य रूप से 4 आती हैं। कई सारे लोग ये कह देते हैं यूआर का फुल फॉर्म क्या है, कह देते हैं जनरल है। जनरल समझते हैं, सही है, जनरल है, लेकिन फुल फॉर्म नहीं है उसका। इसकी सीटें जनरल भरी जाती हैं, जनरल सामान्य होती है, मतलब कोई भी आ सकता है इसमें। लेकिन यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व। अनरिजर्व क्या होती है? अनरिजर्व, मतलब ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है। ठीक। ओबीसी आप जानते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास। एससी आप देख चुके हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, और एसटी आप देख चुके हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। ये सभी चीजें हमें थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अधिकतर लोग यही नहीं समझ पाते चारों चीजों का मतलब क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये सभी चीजें थोड़ी बेसिक है, और बेसिक छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए। चलिए, उसके बाद में हम अगर बात करें छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची की बात कर रहे हैं तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान या उपबंध किए गए हैं। छठवीं में क्या है? इन चारों राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनसे संबंधित उपबंध किए गए हैं। अगर सातवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। एक होता है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची,
और तीसरी होती है समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है और बंद किए गए हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें जितने भी विषय होंगे संघ सूची में उन सभी पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकारें कानून बनाएंगी एवं समवर्ती सूची पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन इन दोनों में टकराव की स्थिति में इस केंद्र सरकार का, संघ का जो कानून होगा वो प्रभावी माना जाएगा। तो समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, तीन सूचियां दी गई हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का प्रावधान किया गया है, को जोड़ा गया है, ऐसा कह सकते हैं। तो 22 भारतीय भाषाओं को जोड़ा गया है किसमें, 8वीं अनुसूची में। लेकिन मूल संविधान में 14 भारतीय भाषाएं, 14 भारतीय भाषाएं थी। इसका मतलब संविधान संशोधन कर करके भाषाओं को बढ़ाया गया और लगातार कितनी हो गई, 22 हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची जो है जो 9वीं अनुसूची है इसमें जमींदार, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, भूमि सुधार लागू हो रहे थे, हमारा भारत आजाद हो गया था, उसके बाद में कई सारे लोग ऐसे थे जमींदार जिन पर पूरी भूमि थी। जैसे गांव है हमारा, इस गांव में एक मुखिया है, जमींदार है, उसी पर पूरी भूमि है, उसी के अंडर। अब और लोग क्या करें, इसलिए भूमि का पुनर्वितरण किया गया, उससे छीनकर कुछ उसको दे दी, उससे छीनकर बाकी लोगों में बांटा गया। लेकिन फिर ये लोग जमींदार कहां पहुंचे, कोर्ट पहुंचे। लेकिन संविधान संशोधन करके ये बोल दिया गया कि जो नवी अनुसूची में जोड़ा गया है जो भी विषय, उस पर कोई भी न्यायालय निर्णय नहीं दे सकता। लेकिन 1975 में ऐसा हुआ कि न्यायालय ने कहा कि इस पर निर्णय हो सकता है, इसलिए इसका पुनर्वलोकन हो सकता है। ठीक है। इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था, पहले संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन, 1951 पहला। 10वीं अनुसूची की बात करें, 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची जो है इसमें दल बदल कानून आता है। जैसे कई सारे लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उनकी सदस्यता, जैसे अभी अभी हमारे एमपी में जो हुआ, जो घटना हुई, तो उनकी सभी की सदस्यता क्या हो गई, निरस्त हो गई। क्यों? क्योंकि वो सभी के सभी विधायक किस पार्टी से, कांग्रेस से थे, इसलिए उनकी सदस्यता सबकी समाप्त हो गई। अगर उसमें से 1/3 लोग एक साथ चले जाते दूसरी पार्टी में तो उनकी सदस्यता बरकरार रहती। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग चले जाते हैं, दल बदल को रोकने के लिए ये कानून लाया गया, ये अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल कानून बनाया गया।
दल बदल कानून। ठीक है, अब ये जो अनुसूची है 10वीं, ये जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1985 में ये जोड़ी गई। इसके बाद में दल बदल नहीं हो सकता। अगर छोड़ते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। 11वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पंचायतों का जी दल बदल कानून जो है, इसमें जो लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं उनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। अगर कुछ लोग जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर 1/3 लोग चले जाते हैं पार्टी को छोड़कर तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। कांग्रेस के जो वो 5 आया वो हाँ, तो उसके 1/3 सदस्य नहीं थे, वो लोग कम थे। सदस्यता खत्म हो गई, बिल्कुल सबकी सदस्यता खत्म हो गई। कोई भी, जैसे हमारे जो मंत्री साहब हैं उनकी वो सदस्य नहीं है अभी, विधानसभा के मंत्री हैं लेकिन वो विधायक नहीं है अभी, इसीलिए उपचुनाव हो रहा है। जितनी सीटें जो अलग हुए थे पार्टी से, उनका क्या हो रहा है? उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव मतलब जो खाली हुई है उन सीटों पर दोबारा से चुनाव हो रहा है, पूरा चुनाव नहीं हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, उसके बाद विधायक बनेंगे तो जी हाँ, नहीं जीतेंगे तो फिर कैसे बनेंगे? हाँ, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनका, राज्य मंत्री बना दिया गया उनको। मंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, आपको भी मंत्री बनाया जा सकता है, सामान्य व्यक्ति को उठा के मंत्री बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें एक शर्त जुड़ जाती है, 6 महीने के अंदर आपको सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे विधायक हो या सांसद हो। जैसे सांसद में यह केंद्र सरकार ने बना दिया तो संसद का क्या बनना पड़ेगा? सदस्य। इसका मतलब आपको सांसद बनना पड़ेगा। विधानसभा में क्या होगा? 6 महीने के अंदर विधायक बनना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने के अंदर विधायक नहीं बन पाते, सदस्य नहीं बन पाते, तो आपका जो मंत्री पद है वो खत्म हो जाएगा। 6 महीने तक आप मंत्री अधिकतम रह सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि आप अगर किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, उसके बाद आप कितने समय तक मंत्री रह सकते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में पूछा था, तो प्रधानमंत्री कितने समय तक वो रह सकते हैं? तो कितना हो सकता है? अधिकतम 6 महीने तक। अगर 6 महीने में उसका सदस्य बन जाते हैं तो वो लगातार मंत्री पर रहेंगे, मंत्री पद बना रहेगा उनमें। ठीक है, ऐसा है। तो मैक्सिमम कंडीशन क्या है? 6 महीने। चलिए, 11वीं अनुसूची में पंचायतों का उपबंध किया गया है। जैसे हमारे गांव में ग्राम पंचायत होती है कि नहीं, ये सभी पंचायतों का उपबंध कहां पर है? 11वीं अनुसूची में। इसमें 29 विषय शामिल किए गए। कितने विषय शामिल किए गए हैं? 29 विषय शामिल किए गए हैं। ये जो अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 1992। उसके बाद में 12वीं अनुसूची जो आती है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध। नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए हैं। नगर पालिकाओं में नगर निगम भी आते हैं, मतलब शहरी क्षेत्रों में जो प्रशासन कार्य करेगा वो किसमें?
12वीं अनुसूची में दिया गया है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। इस प्रकार 12वीं अनुसूची हमारी 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई और ये वाली जो अनुसूची है 11वीं वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ये कई बार पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और कौन से संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये दोनों ही प्रावधान आपके सामने हैं। साथ में ये भी है कि इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, लगातार क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे ये कब हुआ था संशोधन, 1992 हुआ था। ये भी इसमें 11वीं में क्या है तो ग्राम पंचायतें वगैरह हैं और शहरी पंचायतों का जो विवरण दिया गया है वो किसमें दिया गया है, वो 12वीं में दिया गया है। ठीक है, ये सभी चीजें आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। साल वही थी, उसमें दो संशोधन हो गया था भाई। दोनों ही एक साथ संशोधित किए गए हैं, दोनों ही एक साथ, मतलब दो विधेयक लाए गए, विधेयक के बाद में वो पास कर दिए गए और अधिनियम बना दिए गए। ठीक है, जैसे किसी भी संसद या किसी भी सदन में अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसकी प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है? जब भी हम लेके जाते हैं किसी भी चीज को तो वो विधेयक कहलाती है। क्या कहलाती है? विधेयक। उस पर बहस होती है, चर्चा होती है, वोटिंग होती है। जब ये पास हो जाता है दोनों सदनों के द्वारा, जैसे संसद में दो सदन हैं, एक निम्न सदन एक उच्च सदन। निम्न सदन लोकसभा कहलाता है, उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। जैसे हमने लोकसभा में ये पेश किया, लोकसभा में ये पास हो गया। कहां पर? लोकसभा में पास हो गया। उसके बाद में राज्यसभा में पेश किया, राज्यसभा में भी ये पास हो गया। तो दोनों के पास होकर ये पहुंचता है राष्ट्रपति के पास। कहां पर? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ये बन जाता है अधिनियम। क्या बन जाता है? अधिनियम। ठीक है, क्या हो जाता है? अधिनियम बन जाता है। और इससे पहले क्या कहलाता है? ये विधेयक कहलाता है, बिल कहलाता है। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। इसलिए राष्ट्रपति के साइन के बिना ये लोग कानून बना ही नहीं सकते। इसका मतलब राज्यसभा लोकसभा का अभिन्न अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। इसका मतलब ये है कि हमारा जो संसद है हमारी, तो इसका जो अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति। अभी सर शिक्षा प्रणाली के ऊपर चल रहा है वो बिल पास करने में। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, समझ आ गया? बिना राष्ट्रपति की साइन के ये नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोगों को जो कल पढ़ाया था मैंने, उसका थोड़ा सा रिकैप करें तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा, सुनिए 5 मिनट में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हम लोगों ने शुरू किया था संविधान। संविधान का मतलब ये होता है कि सभी के लिए समान विधि बनाना, समान कानून बनाना। उस कानून से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं होता, सभी लोगों पर समान रूप से वो कानून लागू होता है। सबसे पहले जो संविधान बनाया था वो ब्रिटेन ने बनाया था, लेकिन उनका संविधान अलिखित संविधान था, लिखित नहीं था। इसका मतलब है उन्होंने पूरे जो नियम बनाए थे, नियम कानून, वो एक किताब में उन्होंने प्रोए नहीं थे, एक किताब नहीं बनाई थी, वो अलग अलग थे। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले जो लिखित संविधान बनाया था वो बनाया था अमेरिका ने। उन्होंने एक किताब बनाई और उस किताब में पूरे के पूरे कानून रख दिए गए, जिसको संविधान कहा गया। इसलिए कहते हैं कि लिखित संविधान जो बनाना, जिसने बनाया, जिस देश ने, वो सबसे पहले कौन सा था? अमेरिका था। उसके बाद में अगर बात करें तो सबसे बड़ा संविधान जो हमारा है भारत का, तो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा संविधान ये भारत का कहलाता है। हमारे संविधान को बनाने में एक लंबी प्रोसेस कार्य करती है। एक्चुअल में ये ऐसे ही नहीं बन गया है। सबसे पहले बात तो ये आती है कि जो अंग्रेजों ने शासन किया, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे?
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जिसमें कुछ प्रावधान आए। 1784 में फिट्स इंडिया एक्ट पास किया जिसमें कुछ प्रावधान आए। उसके बाद में 1813 में एक एक्ट आया, उसमें कुछ प्रावधान आए। 1833 में आया, उसमें चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833, इसमें कुछ प्रावधान आए। 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, लेकिन 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया जिसका नाम था विलियम बेंटिक। क्या था? विलियम बेंटिक था। ठीक। उसके बाद में 1853 का आया। 1853 में को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। 1857 में क्रांति हो गई। उसके बाद में कुछ और चेंजेस किए गए, भारतीयों को उसमें हिस्सा लेने दिया गया प्रशासन में और उनके लिए कानून बनाए गए। 1858 का जो अधिनियम आया वो भारत शासन अधिनियम था। इसका मतलब ये था कंपनी को खत्म कर दिया गया और सीधा सीधा शासन कहां पहुंच गया था? केवल महारानी के अंडर। ठीक है। उसके बाद में 1858 में ही क्या हुआ? भारत का वायसराय चुना गया। गवर्नर जनरल की जगह उसका नाम क्या दे दिया गया? वायसराय दिया गया। उसके बाद में 1861 का परिषद अधिनियम आया। 1892 में एक दूसरा परिषद अधिनियम आया। उसके बाद में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आए, मिंटो मार्ले, जिसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। मुस्लिमों के लिए एक अलग से पृथक निर्वाचन की प्रणाली लागू की गई। 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, उसमें उसको और बढ़ा दिया गया। 1935 का अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, उसमें और प्रावधान किए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो संविधान है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम पर अधिकतम बेस्ड है। 1935 जो अधिनियम था उसके अधिकतम हिस्सा, बहुत सारा हिस्सा हमारे संविधान में मौजूद है, उससे हमने लिए गए हैं। ठीक है। इस तरह अंग्रेजों ने जो प्रोसेस की, जो अधिनियम बनाए, उस पूरा का पूरा जो चिट्ठा था या पूरा का पूरा जो कलेक्शन था, हमारी जो विविधता है उसको ध्यान में रखा गया। हमारी विविधता को नहीं छोड़ा गया, हमारे लोगों को ध्यान में रखा गया, हमारी जरूरतों के हिसाब से उनको अपनाया गया। इसी प्रकार 60 संविधानों का हमने क्या किया? अध्ययन किया। अध्ययन के बाद में हमने क्या है, मेन जो हमारे पार्ट्स हैं उनको हमने लिया। अगर उसकी बात करें तो संविधान सभा बनी। संविधान सभा हमारी 1940 में बन गई थी। जुलाई अगस्त 1940 में संविधान सभा के लिए क्या हुए? चुनाव हुए, जिसमें 389 सीटें थी, जिनमें से 296 सीटें जो ब्रिटिश शासक थे वहां से भरी जानी थी और 93 सीटें कहां से भरी जानी थी? देशी रियासतों से। चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस को अच्छी सफलता प्राप्त हुई और 208 सीटें उसने जीत ली। उसके बाद में 73 सीटें जो बची थी वो उसने जीती, मुस्लिम लीग ने, और बाकी बची हुई 15 सीटें अन्य दलों एवं निर्दलियों को मिली। इस प्रकार ये चुनाव हो गया। नवंबर में संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन गठन में मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया। बैठक हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को और एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको क्या किया गया? एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक उपाध्यक्ष चुने गए एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार चुने गए बी.एन. राय। कौन चुने गए? बी.एन. राय। ठीक है। इस प्रकार संविधान सभा का गठन हो चुका था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? एक प्रस्ताव पास किया जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हो गया और इसी के आधार पर बाद में हमारी संविधान की प्रस्तावना का निर्माण हुआ। लगातार हमारा संविधान बनाने में लगे रहे।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप जानते ही हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो थे जिन्होंने संविधान का निर्माण करवाया। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों किया था? क्योंकि दिसंबर 1929 में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें ये संकल्प लिया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया और वो दिन ऐतिहासिक बन गया। इसीलिए 26 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने के कारण 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को पूरी तरह से लागू किया। ठीक है। उसके बाद इससे पहले की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को हमारा तिरंगा झंडा हमने अपना लिया। उसके बाद 24 जनवरी को RRR राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तीनों को अपनाया 24 जनवरी 1950। ठीक। 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। समझ आया? ये सभी चीजें हुई थी। राइट। इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को कल बताई। चलिए ये रिकैप हो गया थोड़ा सा। ये डेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन लगातार आता रहता है। चलिए, और आप लोग इन वीडियोस को अगर बात करें, इन क्लासेस को वीडियोस में देख सकते हैं। अपना चैनल तो है ही महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी, उस पर देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करिए उसको। ठीक है। अब बात करते हैं प्रस्तावना की। हमारी एक प्रस्तावना है प्रीएम्बल। क्या है? प्रीएम्बल। ठीक है। ये प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने जो पास किया, पेश किया, और जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ, इसी प्रस्ताव के आधार पर, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। अगर हम ये कहें कि ये हमारा परिचय पत्र कह सकते हैं, हमारे संविधान का परिचय पत्र है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी चीजें क्या है इसमें दी गई हैं। तो इसको संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। ठीक है। संविधान का परिचय पत्र अगर आ जाए क्वेश्चन, संविधान का परिचय पत्र किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। ठीक है।
कई बार पूछते हैं, और ये भी आता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा शब्द इनमें जोड़ा नहीं गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो तीनों तो ये दिए जाते हैं, एक दूसरा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी शब्द किसमें जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को तीनों को जोड़ा गया। ठीक है, हो गया। इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया। अब बात यह आती है कि प्रस्तावना क्या है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। किसी को याद है क्या? ऐसे है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस टाइप में है। लिखिए, प्रस्तावना लिखिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बेटा, इसको ध्यान रखना आप लोग। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि प्रस्तावना जो है वो किसके आधार पर बनी है, तो उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बनी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, एक बार ही संविधान संशोधन किया गया है इसके लिए, प्रस्तावना के लिए, और तीनों शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, ये सभी चीजें हुई हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। हेडिंग डालिए भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे जितने भी राज्य हैं उनका तोड़ना मरोड़ना, पुनर्गठन, नए राज्यों को बनाना, उनको खत्म करना, ये सभी चीजें किसमें दी गई हैं, इसमें दी गई है। पहली बात तो ये है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 उसमें क्या कहा गया है कि भारत, इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ का मतलब यहां पर ऐसा है, अमेरिका जब बना था तो अमेरिका में 13 राज्य थे। कितने थे? 13 राज्य। उन राज्यों ने एक समझौता करके बनाया था एक देश। ठीक है, उसमें ये लिखा था कि हम अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये समझौता नहीं है कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग हो जाए। यहाँ पर राज्यों को अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं। ठीक है, इसका मतलब राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये समूह नहीं है राज्यों का, ये राज्यों का संघ है। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक, इसमें लिखा है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 2 की बात करें, इसमें कहा गया है कि संघ या केंद्र नए राज्यों को
प्रवेश दे सकता है या नए राज्यों को जोड़ सकता है, ठीक है, या नए राज्यों का गठन कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो राज्य है उनको क्या कर सकता है, जो राज्य है उनको प्रवेश दे सकता है, साथ में नए राज्यों को बना सकता है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 3 आता है। अब राज्य बनेंगे तो उनकी सीमाओं का तोड़ मरोड़ होगा कि नहीं, परिवर्तन होगा कि नहीं। तो नए राज्यों में या राज्यों की सीमा में परिवर्तन, दूसरा 2 या अधिक राज्यों को मिलाना, या फिर राज्य के किसी हिस्से को दूसरे राज्य को दे देना, दूसरे राज्य में मिला देना, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर देना। ये सभी चीजें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आती हैं, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बोली गई है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जितना भी करेक्शन हो रहा है, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जितने भी सीमाओं परिवर्तन वगैरह जितने भी हो रहे हैं वो सभी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत के द्वारा हम लोग संविधान संशोधन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी भी राज्य को तोड़ मरोड़ करके कुछ भी बना सकती है। समझ आ गया? चलिए, तो इसमें ये कहेंगे कि सभी संशोधन प्रयुक्त संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, समझ आ गया? तो ये चारों के चारों अनुच्छेद हमारे राज्यों के या राज्यों की सीमा या संघ राज्य क्षेत्र जो है उनकी सीमा, इन सभी को मिलाकर जो बन रहा है हमारा भारत, उन सभी की सीमा का निर्धारण कौन करता है? ये 1 से 4 तक में हो जाता है। समझ आ रहा है? और दूसरी चीज, अगर इनमें चेंज कर रहे हैं तो एक चीज जगह और चेंज करना पड़ेगा, एक जगह और, जिसका नाम है अनुसूचियां। हाँ या ना? पहले में लिखी है, पहली अनुसूची में लिखा है कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र और उसके संघ शासित क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण या उसके बारे में उपबंध दिए गए हैं, तो उनकी लिस्ट पूरी दी गई है। तो उसमें अगर इनमें चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? किसमें चेंज करना पड़ेगा? अनुसूची पहली में, पहली अनुसूची में। ठीक है, तो ये है हमारा भाग 1। क्या है? भाग 1। भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद दिए गए हैं और ये आपके सामने है। कल हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे इसके बाद में क्या हुआ कि कौन कौन से राज्य बने, साथ में कौन कौन सी कमेटी बनी। 1948 में एस के धर कमेटी बनाई गई, उसके बाद में 1948 में ही जेबीपी कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई।
जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया, ये समिति बनाई गई। उसके बाद में 1953 में क्या हुआ, श्री रामुलु एक व्यक्ति थे जो भाषा के आधार पर प्रदेश की मांग कर रहे थे, एक राज्य की मांग कर रहे थे, उनका निधन हो गया। उसके बाद में आंध्र प्रदेश बनाया गया भाषा के आधार पर 1953 में। उसके बाद में 1955 में और 1956 में ये एक घटना हुई कि फजल अली आयोग बनाया गया और 1956 में एक 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। ये सभी चीजें हुई। उसके बाद में 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गई। ये लगातार प्रोसेस चलती रही और अभी तक आप 2019 तक देखेंगे ये विभाजन लगातार होते रहे। हमारा मध्य प्रदेश जो 1956 में बना उसका विभाजन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को, राइट, जिससे क्या अलग हो गया था, छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ये पूरे के पूरे जो अलग हुए हैं, पूरे राज्य जो बने हैं, केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है, सेम टाइम सेम प्लेस। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप मिलिए। और दूसरी चीज, अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं आप लोग अपने चैनल पर, महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी। थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि, धन्यवाद। एक बात बताओ, सब्सक्राइब तो मान ली, लाइक क्यों करवा रहे हो?